नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द इम्पीरियल ऑफिशियल। इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि मुगल साम्राज्य की विशालता हो या इसकी मजबूती हो या आर्थिक विस्तार के साथ साथ क्षेत्रीय विस्तार को जो जन्म दिया, इसके लिए मुगल बादशाह तो का नेतृत्व देखने को ही मिलता है, साथ ही साथ इनके अधिकारियों का योगदान भी कम नहीं था। इसके अंतर्गत आज के टॉपिक में देखेंगे कि इन अधिकारियों की भर्ती कब, कौन, कैसे किया करता था, कितना वेतन देते थे, किस किस लेवल पर कौन कौन अधिकारी क्या क्या योगदान देता था, इसको देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि अकबर के काल में जो मनसबदारी सिस्टम था वो क्या था, कब इम्प्लीमेंट किया गया और ये कहाँ से लिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं, जो न केवल आपके सीबीएसई बल्कि आईएएस, आरएएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए चलते हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं कि जितने भी मुगल क्रॉनिकल से हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखेंगे कि अकबरनामा जैसे, बादशाहनामा जैसे जितने भी ग्रंथ थे उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस पीरियड में या मुगल पीरियड के अंदर जो सर्वे सर्वा होते थे वो मुगल बादशाह ही होते थे। चाहे क्रिया हो या प्रतिक्रिया हो, उस सब के लिए जिम्मेदार बादशाह ही होते थे और बादशाह के आदेशों का पालन 100% उनके अधिकारी किया करते थे। इन सभी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी इनकी जानकारी, रिच इंफॉर्मेशन हो, हिस्टोरिकल प्रोवाइड अबाउट द एपरेटस ऑफ मुगल स्टेटस हो, अंडरस्टैंड द वेज हो, यह साथ ही इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन वाज डिपेंड ऑन द सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू बी एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। कहते हैं मुगल पूरा साम्राज्य जो मजबूती का कारण इनके अधिकारी ही रहे थे। जो या देखें यहाँ पर आपको देखने को मिला, हर विभाग हो उसकी मजबूती के लिए उनके ऑफिसर भी जिम्मेदार थे। कहते हैं शासक दिशा दे सकता है लेकिन चलना तो अधिकारियों का काम था उस पर। तो अधिकारियों ने 100% पूर्ण विवेक के साथ, स्किल्स के साथ और ईमानदारी के साथ मुगल साम्राज्य की नींव जो टिकाए हुए थे उसको मजबूती से बांधे रखा। तो इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे वन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वाज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर। इसमें इनके मुख्य अधिकारियों को ही हम आज जानेंगे। साथ में देखने को मिलेगा कि जितने भी मुगल ऑफिसर्स थे वो अलग अलग जातीय समूह से संबंध रखते थे। इसी के अंतर्गत देखेंगे दिस इंश्योर्ड दैट नो factions was large enough to challenge the authority of the state। कहते हैं अलग अलग जातीय समूह से लेने के पीछे मुगल बादशाह के जो लॉजिक था वो डिफरेंट था। कहते हैं कि अगर हमने एक ही जातीय समूह से लोगों को अपनी सेना या एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया तो कहीं ये क्या, इधर देखिए, चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कहीं स्टेट को ही चैलेंज ना कर दे, हमारी सत्ता के खिलाफ ही खड़े ना हो जाए। इस वजह से मुगल बादशाह पर्टिकुलर किसी एक ही जाति समूह से अपनी सेना में भर्ती नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे ग्रुप्स, एथनिक्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स को अपनी सेना एडमिनिस्ट्रेशन में रख रहे हैं। द ऑफिसर्स और कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वाज डिस्क्राइब्ड एज द बुकेट्स ऑफ फ्लावर्स हेल्ड टुगेदर बाय अ लॉयल्टी टू द एम्परर। कहते हैं जो मुगल साम्राज्य में जो जितने भी ऑफिशियल्स थे वो एक बुके के समान थे, जो पूरे, जब सोचिए, इधर देखिए, जब आपने कभी किसी को बुके गिफ्ट किया होगा तो बुके की सुंदरता के पीछे केवल एक फूल नहीं था, बहुत सारे फूल मिलकर क्या एक बुके बनाते हैं, तभी वो इतना सुंदर हो पाता है। तो इस मुगल साम्राज्य की विशालता हो, मजबूती हो, क्षेत्रीय विस्तार हो और आर्थिक विस्तार हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो, इन सब के लिए ये फ्लावर्स मीन्स मुगल ऑफिशियल्स रेस्पॉन्सिबल थे, जो अलग अलग एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप से
संबंध रखते थे। आगे चलकर देखते हैं इन अकबर्स इंपीरियल सर्विसेज तुरानीज एंड ईरानीज। कहते हैं जो स्टार्टिंग में अकबर के इंपीरियल सर्विसेज में ईरानीज और तुरानीज आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखने को मिलता है जो पॉलिटिकल रिलेशन के साथ आते हैं, कुछ लोग हुमायूं के साथ आते हैं और कुछ इसके बाद भारत की ओर आते हैं मुगल इंपीरियल सर्विस में जॉब प्राप्त करने के लिए। इस वजह से ये देखने को मिलता है। अब चलकर देखते हैं कि मुगल सर्विसेज बाय इंडियंस। अभी तक इन्होंने, क्योंकि ये साम्राज्य को आधार देने और इस्टेब्लिश करने के लिए अभी ये भारतीयों को उतना नहीं जान पहचान रहे हैं, इस वजह से सेंट्रल एशिया के लोगों पर ही ज़्यादा विश्वास है। इस वजह से ये ईरानी और तुरानी को ही अपनी सेवा में रख रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही अकबर यहाँ पर देखने को मिलेगा टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियंस, जिसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1560 ऑनवर्ड राजपूत्स एंड इंडियन मुसलमान्स। इन दोनों को इंपीरियल सर्विसेज में जगह मिलना स्टार्ट होगी। आप देखें द फर्स्ट टू ज्वाइन वाज ए राजपूत चीफ राजा भारमल कछवा ऑफ आमेर। कहते हैं इसमें जो राजपूतों की तरफ से जब चलकर देखेंगे तो आमेर के जो कछवा डायनेस्टी के शासक भारमल अपनी पुत्री की शादी अकबर से करते हैं और यहाँ पर राजनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं और इसी प्रकार राजपूतों की एंट्री मुगल इंपीरियर के अंदर होती है। मेंबर्स ऑफ हिंदूज कास्ट इंक्लूडिंग टुवर्ड द एजुकेशंस एंड अकाउंटेंट्स वर आल्सो प्रमोटेड। अभी तक तो ये ही देख रहे थे, अभी इसके साथ साथ इंडियन मुसलमान भी भारत इसमें शामिल होते हैं। और इनके अलावा देखते हैं कि ये तो शासक वर्ग था, लेकिन इसके अलावा भी जो जितने भी हिंदू वर्ग के लोग थे जो शिक्षित थे वो अकाउंटेंसी में भी आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, उनको भी यहाँ पर प्रमोशन मिलता है। ए फेमस एग्जाम्पल बीइंग अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर देखेंगे राजा टोडरमल। कहते हैं अकबर की जो राजस्व व्यवस्था का जो प्रमुख अधिकारी हैं, एक समय दीवान नामक पद पर भी जो सर्वोच्च पद होता था उस पर राजा टोडरमल को आसीन किया गया था, जो वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसने पूरे मुगल साम्राज्य में जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको मजबूती प्रदान की। इसने लैंड को 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पोलज, प्रति, चाचर और बंजर, जिसमें इस प्रकार से उन जमीनों पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। पोलज ऐसी भूमि होती थी जिस पे प्रति वर्ष लगान लिया जाता था और उसके बाद पोलज, प्राति को कुछ समय के लिए छोड़ा जाता था। तो मतलब इस प्रकार पोलज, प्राति, चाचर इसको 1 से 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। तो अल्टरनेट ईयर पे ऐसी जमीन पर रेवेन्यू लिया जाता था। फिर बंजर जिसपे 4 से 5 साल के बाद रेवेन्यू लिया जाता था। तो इस सभी के लिए राजा टोडरमल की प्लानिंग इस मुगल पीरियड में थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजपूतों के साथ साथ अन्य लोग भी यहाँ पर बहुत, राजपूतों के साथ जो अन्य लोग हिंदू धर्म से संबंधित थे वो भी यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करते हैं। हु बिलोंगिंग टू द खत्री फैमिली, कहते हैं खत्री कास्ट, एक खत्री समुदाय से संबंध रखता था। कौन रखता था? राजा टोडरमल। आगे जब चलकर देखते हैं ईरानियंस गेन्ड हाई ऑफिशियल अंडर द जहांगीर। अब यहाँ पर देखने को मिलता है अकबर के बाद इस साम्राज्य के जो अधिपति हुए वो जहांगीर हुए। अब जहांगीर की वाइफ है वो कौन है? ईरान से है, जिसे हम नूरजहां के नाम से जानते हैं। अगर उनकी वाइफ है और देखने को मिलता है कि अधिकतर समय तक जहांगीर केवल सिंबॉलिक शासक बनकर रह जाता है और उनकी वाइफ का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव इस साम्राज्य पर देखने को मिलता है। इस वजह से हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्वीन नूरजहां 1645 वॉज ए ईरानियन। ये ईरानियन थी, इस वजह से जितने भी ऑफिशियल्स है अब ईरानियन को हर जगह
प्रमुखता दी जाने लगेगी जहांगीर के पीरियड में। अब आगे चलते हैं। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत टू हाई पोजीशंस एंड अंडर हिम द मराठास अकाउंट फॉर ए साइजेबल नंबर्स विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स। देखने को यहाँ पर मिलेगा कि जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। बहुत सारे इतिहासकार या लोग आपको कहते मिलेंगे कि औरंगजेब सबसे ज़्यादा हिंदुओं का विरोध करने वाला था, जजिया लगा दिया। लेकिन जब हम पास से जाकर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल्स हिंदू थे, वो केवल और केवल औरंगजेब के दरबार में थे। ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा जब अच्छे से इनके रिकॉर्ड्स को आप खंगालेंगे। सो ये वाली बात निकल कर आती है। अब यहाँ पर देखेंगे मनसबदारी सिस्टम। ये सबसे महत्वपूर्ण है किसका? मुगल पीरियड का। जो महत्वपूर्ण जो सिस्टम था सेना की भर्ती के लिए वो था मनसबदारी सिस्टम, जिसको चलकर देखते हैं। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफिसेज हेल्ड रैंक्स। यहाँ पर पूरा जो सिस्टम था एक रैंक के अंदर डिवाइडेड था, जो प्रत्येक अधिकारी की एक रैंक दी गई है। द कंप्राइजिंग टू न्यूमेरिकल डिजाइन designation जात which was an indicator of position in the imperial hierarchy and the salary of the official। यहाँ पर देखने को मिलता है इसी के अंतर्गत दो बात, एक तो देखने को मिलेगी जात और दूसरा होता है वह सवार। ये हिंदी में लिख दिया है, अगर इंग्लिश में देखें तो जात और सवार आप लिख लीजिएगा, समझ जाएंगे। हिंदी वाले बच्चों को भी हेल्प मिले इसलिए। जात का मतलब होता था खुद जो ऑफिशियल के स्टेटस के अकॉर्डिंग कि वो किस रैंक का अधिकारी है, जात, इस आधार पे तो उसी बेसिस पे उसको सैलरी दी जाती थी और वही उसका क्या होता था? मनसबदार होता था। जो उसी उस मनसबदार को उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिला करती थी। जब सवार की बात आती है तो इसको इसके आधार पे सैलरी मिल गई। लेकिन जब सवार की बात करेंगे तो इसके अंडर में कितने घुड़सवार सैनिक है, कितने घुड़सवार सैनिक मींस कैवलरी, और जितने भी जो सैनिक थे उसी के बेसिस पर इसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता था। इसे ही हम जात और सवार के नाम से जानते हैं। जब आगे चलकर आपको दिखेंगे इन द 17th सेंचुरी मनसबदार ऑफ मतलब 1000 और अबव रैंक एज नोबल्स उमरा विच इज द प्लूरल ऑफ अमीर। यहाँ पर देखेंगे 1000 वाले जो जात वाले को यहाँ पर उमरा या जो रैंक वाले को उमरा वर्ड मीन्स अमीर भी शब्द प्रयोग हुआ है। अभी चलकर देखते हैं कि यह मनसबदारी सिस्टम मानसिंह जी आया कहाँ से, कब अकबर ने इसको एडॉप्ट किया था। आपने इंट्रोडक्शन में बताया था इसलिए हमें अभी भी बता दीजिए। कहते हैं अकबर के शासन के 11वें वर्ष, जिसे हमें देखने को मिलता है कि 1567 में अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य में इसे इस्टेब्लिश किया था। और लिया कहाँ से था? तो देखने को मिलता है कि मनसबदारी जो सिस्टम था वो मंगोल शासकों के द्वारा अपनी सेना में लगाया गया था। तो मंगोल सैनिकों से या मंगोल जो सिस्टम से ये इन लोगों ने मुगल पीरियड में अडॉप्ट किया था। तो मंगोल शासकों से अडॉप्ट किया था। और कब किया था? तो 1567 में किया था अकबर ने। तो ये वाली बातें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अगर मैं आइन ए अकबरी या अकबरनामा का रेफरेंस लिख के देखूं तो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार रैंक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिक में इनको अधिकारियों को उनके कार्य, उनके कौशल और उनके वर्क प्रोफाइल मीन्स जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रैंक दी जाती थी। अकबर के समय हमें देखने को मिलता है कि दो सबसे बड़े अधिकारी थे, एक तो अजीत कोका और मानसिंह, जिन्हें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक मिली हुई थी, जो 7-7 हज़ार यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसका बखान अबुल फजल अपने शब्दों में या अपने रिकॉर्ड्स में करता था।
नोबल्स एंड मिलिट्री सर्विसेज के अंतर्गत चलकर देखेंगे तो देखने को मिलता है द नोबल्स पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री कैंपेन्स। कहते हैं जितने भी नोबल्स मीन्स उच्च पद पर आसीन अधिकारी थे ये मिलिट्री कैंपेन्स में भाग लिया करते थे विद देयर आर्मी इनकी सेना के साथ एंड ऑल्सो सर्व एज ऑफिसर्स ऑफ अंपायर इन द प्रोविंसेस और इसके साथ में सर्व एज ए ऑफिसर्स ऑफ द अंपायर इन द प्रोविंस। साथ ही साथ इनमें सुबह के अंदर भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलती है। ईच मिलिट्री कमांडर्स रिक्रूटेड कहते हैं जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे वो सेनाओं की भर्ती का भी काम किया करते थे जिसमें आपको देखने को मिलेगा सूबा लेवल पर बख्शी जैसे अधिकारी इस काम को किया करते थे और सेंटर में आपको देखने को मिलेगा मीर बख्शी। ये सारे अधिकारी इसके अंतर्गत आते थे जो रिक्रूटमेंट को देखा करते थे। इक्विप्ड एंड ट्रेंड कहते हैं इनको हथियार देने व साथ में प्रशिक्षण देने ट्रेंड मीन्स प्रशिक्षण देने का काम भी किया करते थे। मैन स्ट्राइकिंग आर्म्स ऑफ द मुगल्स आर्मी द कैवलरी कहते हैं मुगल आर्मी के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख होता था तो इनकी घुड़सवार सेना होती थी जिसके अंतर्गत देखने को मिला है कि देखने को मिलता है कि द ट्रूपर्स मेंटेन द सुपीरियर हॉर्सेज कहते हैं जितना भी जो ट्रूपर्स मीन्स जो दल होते थे वो अच्छे घोड़े को मेंटेन किया करते थे। ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय द इंपीरियल मार्क्स कहते हैं इसी पर देखने को मिलता है कि सुपीरियर हॉर्सेस पर क्या यहाँ पर दाग प्रथा हुआ करती थी। दाग प्रथा का मतलब होता है शाही मार्क लगाया जाता था घोड़े की पीठ पर। इससे ये होता था कि वो घोड़ा कहीं बार बार रिपीट तो नहीं किया गया, घोड़े के आइडेंटिफिकेशन के लिए उस पर दागा जाता था। ये बात देखने को मिलती है। साथ ही एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंज इन द रैंक्स कहते हैं जो शासक होता था वो रैंक को परिवर्तन करने का अधिकारी होता था। वो किसी भी अधिकारी की रैंक परिवर्तित कर सकता था जिसमें टाइटल दे सकता था, ऑफिशियल पोस्टिंग कर सकता था फॉर ऑल एक्सेप्ट द लोवेस्ट रैंक्ड ऑफिसर कहते हैं वो बाकी सब का कर सकता था केवल जो लोएस्ट रैंक के ऑफिसर्स होते थे उनको छोड़कर। साथ ही देखने को मिलेगा कि अकबर हु डिजाइन द मनसब सिस्टम कहते हैं अकबर जिसने इसको डिजाइन किया जो ऑल्सो एस्टैब्लिश और साथ में एस्टैब्लिश किया स्पिरिचुअली रिलेशनशिप विद ए सेलेक्ट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी ट्रीटेड देम एज हिज डिसिपल कहते हैं जो अकबर के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो अकबर के साथ ऐसे जुड़े थे जैसे किसी सूफी संत के साथ उसके मुरीद जुड़े हुए होते थे मीन्स एज ए फॉलोअर्स के रूप में इसके ऑफिसर्स हुआ करते थे अकबर के उसकी बातों को मानने या ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने इन सभी बातों के लिए। सो ये वाली बातें हम देखते हैं। मुगल सर्विसेज आर मिनिस्टर को जब चलकर देखते हैं फॉर मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी कहते हैं कि जो जितने भी नोबल व्यक्ति हुआ करते थे उनके लिए हाई पावर स्टेटस वैल्यूज़ एंड वेल्थ वगैरह और रेस्पेक्ट वगैरह प्राप्त करने के लिए जो शाही सेना में शामिल होना सबसे इम्पोर्टेंट था। कहते हैं जैसे ही शाही सेना में शामिल हुआ उस व्यक्ति को ये सारे स्टेटस और सैलरीज वेल्थ वगैरह ऑटोमेटिक मिल जाती थी जिसमें इंपीरियल सर्विसेज वाज ए वे ऑफ एक्वायरिंग पावर वेल्थ एंड द हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन कहते हैं इंपीरियल सर्विसेज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को शक्ति हो वेल्थ मीन्स धन हो और हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन जो इज्जत मीन्स इज्जत बख्शी जाती थी लोगों के द्वारा ये इंपीरियल सर्विस से ही प्राप्त होती थी। A person wishing to join the service petitioned through a noble who presented a tajweez
टू द एम्परर। कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति इंपीरियल सर्विस को ज्वाइन करता तो वो सबसे पहले एक नोबल के थ्रू अपनी याचिका शासक के सामने पेश किया करते थे। द इफ द एप्लीकेंट वॉज फाउंड सुटेबल, कहते हैं कि अगर जो एप्लीकेंट है, जो सेवा इंपीरियल सर्विसेज में अपनी सेवा देने वाला व्यक्ति होता है, अगर वो शासक को सूटेबल पाता है, मीन्स शासक उसे सूटेबल पाते हैं कि ये अपने लिए यूजफुल होगा, तो उसे मनसब वॉज ग्रांटेड टू हिम, और उसे एक मनसब दे दिया जाता था। जैसे राजा मानसिंह को, बीरबल को, राजा टोडरमल को, इन सभी लोगों को मनसब दे रखा था। ऐसे ही कोई नया रिक्रूट होता था तो वो किसी नोबल के जरिए शासक से संपर्क करता था, और अगर शासक उसे साम्राज्य के लिए सूटेबल पाते तो ही उसे मनसब दिया जाता था। इस वजह से देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को इंपीरियल सर्विस में आने से उसके पावर, वेल्थ और रेपुटेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है। जब आगे चलकर देखते हैं, द मीर बख्शी पे मास्टर जनरल स्टूड इन ओपन कोर्ट ऑन द राइट द एम्परर। कहते हैं शासक के दाईं तरफ कौन? मीर बख्शी खड़ा रहता था। प्रेजेंट ऑल द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। साथ में क्या करता था? कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट, उनको नियुक्ति देने और उनके प्रमोशन का। वाइल हिज ऑफिस prepared order bearing his seals and signature as well as those of the emperors। कहते हैं ये सारी चीज़ें इनके ऑफिशियल्स, जो ऑफिस के अधिकारी हैं, वो तैयार भी किया करते थे। There were two other important ministers at the center। कहते हैं यहाँ पर इसके अलावा देखने को मिलता है कि दो प्रमुख अधिकारी, दीवान ए आला फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे हमें इससे पहले देखने को मिला था दीवान, जो वजीर भी कभी हुआ करता था। इसमें दीवान का ही पोस्ट वजीर के रूप में भी जाना जाता था। और सदर ए सुदूर। सदर ए सुदूर मीन्स, जो सदर ए सुदूर का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ द ग्रांट और मदद ए मास, जिसे हमें न्याय के अधिकारी के रूप में भी देखा जाता है कि जो लोगों की हेल्प करता था, ग्रांट दिया करता था, तो ये सारे काम किया करते थे। एंड इन चार्ज ऑफ द अपॉइंटिंग लोकल जज और काजी। ये कौन? सदर ए सुदूर, जो लोकल लेवल पे जो अपॉइंटिंग द लोकल जज और काजी को अपॉइंट करने का भी काम करता था। कौन? सदर ए सुदूर। आगे चलकर देखते हैं, द थ्री मिनिस्टर्स ओकेजनली केम टुगेदर एज ए एडवाइजरी बॉडी। कहते हैं ये जो तीन मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो शासक की एडवाइजरी बॉडी हुआ करते थे, जो शासक को टाइम टू टाइम सलाह दिया करते थे, बट वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और साथ में देखने को मिलता है कि ये एक दूसरे से पृथक होते थे, एक साथ नहीं होते थे, अलग अलग अपनी बात रखते थे। हाँ, इनके कार्य सबके अलग अलग थे, ऐसा आप सोचेंगे। अकबर विद दीज एंड द अदर एडवाइजरीज शेप्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल्स एंड द मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द एम्पायर। कहते हैं इसके अलावा भी हमको देखने को मिलता है कि इनके अलावा भी अकबर अन्य अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव से इन सभी कामों के बारे में या किसी सलाह के बारे में भी डिस्कस कर सकता था। ऐसा नहीं था इन्हीं पे ही वो डिपेंड हुआ करता था मुगल बादशाह। नोबल्स मिलिट्री वर्क के अंतर्गत जब चलकर देखेंगे तो नोबल स्टेशनड एट द कोर्ट, तैनात ए रकाब के नाम से जाने जाते थे, वर ए रिजर्व फोर्स। कहते हैं वर्तमान समय में जो देश के अंदर जो रिजर्व फोर्स के रूप में रखी जाती है विपत्ति के समय, तो ऐसे तैनात ए रकाब हुआ करते थे, जो टू बी डेपुटेड टू ए प्रोविंस और मिलिट्री कैंपेन्स, जिन्हें किसी मिलिट्री कैंपेन या कहीं पर प्रोविंस में डेप्यूट किया जा सकता था। यहाँ पर देखते हैं दे वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस डेली। कहते हैं इन्हें दिन में कम से कम 2 बार शासक के सामने उपस्थित होना होता था, जिसमें मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, टू एक्सप्रेस
सबमिशन टू द एम्परर्स इन द पब्लिक ऑडियंस हॉल। कहते हैं पब्लिक ऑडियंस हॉल में शासक के प्रति सिंपैथी हो या सिंपैथी के साथ में श्रद्धा हो, जो अपने ड्यूटी के प्रति डेवोटेशन हो। तो इस सभी को दिखाने के लिए ये मॉर्निंग और इवनिंग में शासक के सामने खड़े होते थे। आगे देखते हैं, दे शेयर्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड्स। ये सभी बातें हमने यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।